राजस्थान के बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी, बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव, उत्तराखंड के टिहरी में बॉबी पवार, हरिद्वार में उमेश कुमार और कर्नाटक के शिमोगा में ईश्वरप्पा। ये सब नाम अलग अलग हैं लेकिन पहचान एक है। जी हां, ये सब निर्दलीय प्रत्याशी हैं और कहीं कोई बीजेपी, कहीं कोई कांग्रेस, कहीं आरजेडी के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, द न्यू चड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। दरअसल देश में विधानसभाओं में तो निर्दलीय प्रत्याशियों का अच्छा खासा दबदबा और रसूख रहा है और कई बार वो सत्ता में किंग मेकर भी बने। आप जानते हैं झारखंड में तो मधु कोड़ा निर्दलीय लड़कर के मुख्यमंत्री तक बन गए थे, लेकिन लोकसभा की लड़ाई में भी निर्दलीय प्रत्याशियों का बहुत दमखम एक जमाने तक रहा है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं राजस्थान के डेजर्ट यानी राजस्थान के रेगिस्तान यानी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट की, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गजों ने कैलाश चौधरी की जीत दोबारा सुनिश्चित कराने के लिए बाड़मेर के रेगिस्तान में वोटों की बारिश की अपील की है। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 26 वर्षीय रविंद्र सिंह भाटी कैंपेन करते रहे और उनके पक्ष में जिस तरह से भीड़ उमड़ी और बाद में उनके किसी समर्थक ने उनको हेलीकॉप्टर तक प्रोवाइड कर दिया, ये बताता है कि किस तरह से एक 26 साल का नौजवान जो पिछले 4 वर्षों में छात्र संघ यानी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष भी बन जाता है, तो एबीवीपी से बगावत करके और फिर पिछले ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय यानी फिर बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय विधायक भी बन जाता है। और अब जब 2024 की लड़ाई में लोकसभा के रण में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय मैदान में ताल ठोकते हैं और बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते हुए बाड़मेर की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल देते हैं। रविंद्र सिंह भाटी लोगों के बीच इतना खासे चर्चित हैं कि लोग उन्हें रावसा के नाम से बुलाते हैं और उनके समर्थन में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाड़मेर में कैंपेन करते हुए बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की मांग करनी पड़ी। यहां तक कि वहां महाबली खली तक को उतारा गया और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत तक को बाड़मेर में कैंपेन करने के लिए बीजेपी को ले जाना पड़ा। यह बताता है कि किस तरह से एक 26 साल का निर्दलीय प्रत्याशी सत्ताधारी बीजेपी, क्योंकि राजस्थान में भी आज बीजेपी की सत्ता है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बाड़मेर में कैंपेन करते रहे। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की इस सीट पर, जिसकी सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश की नजरें रही हैं, कुल मिलाकर रविंद्र सिंह भाटी ने कड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी को दी है। निर्दलियों ने राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती सिर्फ बाड़मेर में रविंद्र भाटी के तौर पर पेश नहीं की है। उत्तराखंड में भी पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, तो हमने देखा टिहरी में बॉबी पवार और हरिद्वार में उमेश कुमार ने किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को छका के रखा। लेकिन हम उत्तराखंड पर लौटने से पहले दूसरे फेज में आज जहां वोटिंग हो रही है, बिहार के पूर्णिया लिए चलते हैं आपको, जहां से पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। और जिस तरह से पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कराया, लेकिन पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र आरजेडी के कोटे में चली जाती है और कांग्रेस जिस तरह से आरजेडी के सामने सरेंडर मोड में नजर आती है, तो उसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक देते हैं और वो यहां तक ऐलान करते हैं कि पप्पू यादव जान दे सकता है लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद जिस तरह से आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे बन चुके, या कहीं कि बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़े चेहरे के तौर पर और एक बड़ी राजनीतिक उम्मीद के तौर पर देखे जा रहे तेजस्वी यादव जब पूर्णिया में प्रचार करने के लिए पार्टी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगते हैं, तो उनको यहां तक कहना पड़ता है कि दो ही धड़े आमने सामने हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार और उसके बाद फिर राजद यानी एनडीए, यानी कि दो ही लोगों की दो ही धड़ों में आप वोट डालिए, या तो आरजेडी को वोट दीजिए या फिर एनडीए को वोट दीजिए। यह बताता है कि पप्पू यादव ने किस तरह से एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया में दोनों धड़ों को छका रखा है। और आज नजर है कि पूर्णिया में वोटिंग किस तरह से होती है, क्योंकि पप्पू यादव
बड़े पॉपुलर रहे हैं पूर्णिया में। और जिस तरह से चाहे फिर कोविड का वक्त रहा हो या बाढ़ का वक्त रहा हो, पप्पू यादव हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं। यही वजह है कि वो दोनों ही गठबंधनों पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव का करिश्मा वहां काम करता है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चीजों को ले जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया की लड़ाई को ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, उत्तर पश्चिम के अलावा दक्षिण में भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बने हुए, खास तौर पर कर्नाटक की शिमोगा जो हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र है, जहां से येदियुरप्पा के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर, उनको पार्टी के के.एस. ईश्वरप्पा ने बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो नामांकन कर दिया है, वहां भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ईश्वरप्पा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। तो कहा जाए तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत के अलावा साउथ में भी निर्दलीय अपना दमखम दिखा रहे हैं। यह अलग बात है कि निर्दलियों को वोट कटवा या डमी प्रत्याशी कहा जाता है, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी बहुत आक्रामक होकर चुनाव लड़ते रहे हैं। अगर बात करें टिहरी और हरिद्वार की, उत्तराखंड में पहले चरण में वोटिंग जरूर हो गई है, लेकिन दो निर्दलीय प्रत्याशी यहां सबसे मजबूती से चुनाव लड़ते आए हैं। अगर टिहरी की बात करें तो बॉबी पवार ने, चाहे फिर रविंद्र भाटी बेरोजगारी, बाड़मेर डेजर्ट में मीठे पानी की बात कर रहे हो, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हो, उसी तरह से बॉबी पवार ने टिहरी ही नहीं पूरे उत्तराखंड के वोटर्स को प्रभावित किया, खासतौर पर युवा वोटर्स को बहुत प्रभावित किया। और जिस तरह से बीजेपी की प्रत्याशी रानी राजलक्ष्मी शाह के मुकाबले में राजशाही बनाम जनता की लड़ाई बॉबी पवार ने बनाने की कोशिश, चाहे फिर पेपर लीक हो या फिर अग्निवीर योजना जैसे बेरोजगारी जैसे मुद्दों को अपने तरीके से बॉबी पवार ने धार देकर के टिहरी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा है। रविंद्र भाटी की तरह बॉबी पवार भी महज 26 साल के नौजवान हैं और यह उनका पहला ही चुनाव है जो सीधे वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अपने तरीके से उत्तराखंड के हक हकूक के मुद्दे, चाहे फिर वो मूल निवास का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मसले हो, इन तमाम मसलों को जहां कांग्रेस और बीजेपी के जो राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी उतना मजबूती से भले न उठा पाए हों, लेकिन बॉबी पवार ने निर्दलीय युवा प्रत्याशी के नाते इन सब मुद्दों पर ही वोट मांगने की कोशिश की है। नतीजे आएंगे तब पता चलेगा वो कितने कामयाब होते हैं, लेकिन अपने तरीके से उत्तराखंड के मुद्दों पर चुनाव बॉबी पवार ने लड़ा है। दूसरे उत्तराखंड से निर्दलीय प्रत्याशी जो बहुत मजबूती से लड़े वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में उमेश कुमार है। खानपुर से उमेश कुमार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा का 2022 में, और इस बार वो लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े हैं। और हरिद्वार में उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की है कि एक तरफ जहां बीजेपी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस से अपनी राजनीतिक लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार करके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, लेकिन उमेश कुमार ने अपने खास अंदाज में वोटर्स के बीच माहौल बना करके मुकाबले को एक तरह से चतुष्कोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की। तो उत्तराखंड के दो निर्दलीयों ने भी खासा एक तरह से आईबॉल्स को कैच किया है और वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की है। लोकसभा के पहले ही चुनाव में यानी 1951-52 के चुनाव में 37 निर्दलीय जीतकर संसद पहुंचे थे, यानी 37 निर्दलीय सांसद बने थे। 1957 के दूसरे चुनाव में रिकॉर्ड 42 निर्दलीय सांसद चुने जाते हैं, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अगर 1962 के तीसरे लोकसभा चुनाव की बात करें तो 20 निर्दलीय सांसद जीते थे, जबकि 1967 में 35, 1971 में 14, थोड़ी संख्या गिर गई थी। उसके बाद इमरजेंसी के बाद जो 1971 में और 1980 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, 1977 में भी 9 और 1980 में भी 9 निर्दलीय सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे, जबकि 1984 में 13, 89 में 12 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचते हैं। साल 1996 में 9, 1998 और 99 में 6 निर्दलीय सांसद जीतकर संसद पहुंचते हैं। तो 2004 में 5, 2009 में 9 निर्दलीय सांसद जीतकर आते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो लगातार निर्दलीय चुनाव जीतते रहे। हालांकि जो नंबर्स पहले, दूसरे, तीसरे लोकसभा चुनाव में हुए थे वो लगातार फिर गिरते चले गए और 14-15 की आंधी में ये नंबर्स और भी कम हो जाते हैं। 2014 में 3 और 2019 में
4 सांसद ही निर्दलीय चुनाव जीत पाते हैं। यह अलग बात है कि विधि आयोग 2015 में कह चुका है कि हमें अपना जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें बदलाव करना चाहिए और जो पंजीकृत दलों के ही प्रत्याशियों को मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि जो निर्दलीय होते हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, वो अक्सर डमी कैंडिडेट होते हैं और किधर भी पाला बदल के जा सकते हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन इस बार भी जिस तरह हमने बात की, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां से निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये जो लोकसभा चुनाव है, जब 4 जून को नतीजे आएंगे, तब बॉबी पवार, रविंद्र सिंह भाटी, उमेश कुमार से लेकर पप्पू यादव और दूसरे जो निर्दलीय हैं उनमें से कितने लोग संसद में पहुंच पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव में कई राज्यों में, कई लोकसभा क्षेत्रों में निर्दलीय अपना दमखम दिखा रहे हैं। न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।